तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मौर्यन एम्पायर। ये आपकी हिस्ट्री के बुक का चैप्टर है और मौर्यन एम्पायर जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री के उन सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है या उन सबसे इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ में से एक है जिसने हमारे देश को कहीं ना कहीं बनाने की शुरुआत की थी। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री में किसी डायनेस्टी को याद करते हैं जिसने भारत का जो आज का नक्शा है उसको कहीं ना कहीं शेप दिया, तो उसमें मौर्यन एम्पायर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट आता है। ऐसा नहीं है कि मौर्यन एम्पायर से पहले शासक नहीं थे या राजा नहीं थे, राजा थे, लेकिन उस ब्रॉड सोच के साथ कोई राजा आगे नहीं बढ़ा था अब तक। तो थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी है जो चैप्टर में है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, और ये आप समझिए कि पूरा चैप्टर ही है। तो बात उस समय की है जब मगध पे जो है अगर आपको याद हो, हमने जो पहला चैप्टर इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि किंगडम और जनसंघ दोनों में क्या डिफरेंस है। और उस समय सबसे बड़ा किंगडम जो हुआ करता था वो था मगध। आज का बिहार आप समझ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ बिहार नहीं था, वो एक बड़ा एरिया था। तो मगध वाज अ वेरी इम्पॉर्टेंट जो है प्लेस दैट टाइम, और जो भी मगध पे शासन किया करता था उसको जो है बड़े एरिया का बादशाह या किंग जो है वो समझा जाता था। तो मगध पे उन दिनों नंद डायनेस्टी का शासन था। नंद डायनेस्टी जो थी वो रूल में थी और उनके पास उनके महामंत्री थे जिनका नाम था कौटिल्य। बहुत ही वाइस महामंत्री थे और ये जो है प्रोफेसर भी थे तक्षशिला में। तक्षशिला मैं आपको बता दूं यूनिवर्सिटी एक थी हमारे यहाँ, दो थी, नालंदा और तक्षशिला। दोनों जो हैं वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज़ थी। आपको जान के काफ़ी गर्व फील होगा कि न केवल इंडिया के बल्कि एशिया के और एशिया से बाहर से भी स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे एडमिशन लेने आया करते थे। एडमिशन्स के 7 स्टेप्स होते थे, 7 डोर्स पे, जिसके लिए स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होता था और ब्राइटेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते थे उसमें सेलेक्ट हुआ करते थे। और ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो इंडिया में थी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व करने की बात है, हमारी हिस्ट्री में बहुत गर्व करने की ये बात है। तो हम बात कर रहे थे डायनेस्टी की जिसका मगध पे शासन था, तो वो था नंद डायनेस्टी और इनके महामंत्री थे कौटिल्य। ये वही समय है जब अलेक्जेंडर ने भारत पे हमला किया था। अलेक्जेंडर ने जब इंडिया पे हमला किया तो अलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा आगे तक तो नहीं आ पाया। राजा पोरस के साथ उसकी पहली और अंतिम जो लड़ाई थी वही थी। उसके आगे जो है अलेक्जेंडर नहीं बढ़ पाया, उसकी सेना ने इनकार कर दिया आगे आने से। तो जब अलेक्जेंडर इंडिया में आ रहा था, चाणक्य एक बहुत ही दूरदर्शी महामंत्री थे, तो उन्होंने नंद डायनेस्टी के जो रूलर थे उस समय के, जिनका नाम था घनानंद, उनसे हेल्प मांगी कि देश को आपकी आवश्यकता है और अलेक्जेंडर को रोकने के लिए मगध की सेना की आवश्यकता होगी, क्योंकि मगध की सेना बहुत बड़ी और बहुत ताकतवर थी, तो मगध की सेना की आवश्यकता होगी। लेकिन घनानंद ने सिरे से इनकार कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, चाणक्य को अपमानित करके दरबार से भगा भी दिया। तो चाणक्य एक बहुत ही स्वाभिमानी ब्राह्मण थे। स्वाभिमानी इन द सेंस जिसको मतलब अपने ऊपर, अपने काम पे, अपने ज्ञान पे गर्व था। तो वो वहाँ से निकल गए, लेकिन ये प्रण लेके निकले कि इस घमंडी राजा को इसकी गद्दी से एक दिन अवश्य उतारूंगा, ज़रूर निकालूंगा। हालांकि अलेक्जेंडर ज़्यादा आगे तो नहीं बढ़ पाया, लेकिन चाणक्य जानते थे। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य भी था, मैं इसीलिए यहाँ पे चाणक्य नाम ले रहा हूँ। तो चाणक्य जानते थे कि बात अलेक्जेंडर तक सीमित नहीं थी। अलेक्जेंडर के बाद कई दूसरे आक्रमणकारी आ सकते थे देश में, जिनसे जो है देश को बहुत नुकसान हो सकता था। तो यहाँ देखने वाली बात ये थी कि चाणक्य जो है वहाँ से गए और ये प्रण करके गए कि मैं ऐसे व्यक्ति को राजा बनाऊंगा, ऐसे व्यक्ति को इस गद्दी पे ला के बैठाऊँगा जो इस देश को, देश शब्द तो नहीं कहना चाहिए,
जो इस जगह को पूरी तरह से सुरक्षित कर सके, आर्यों को पूरी तरीके से सुरक्षित कर सके। वैसे इंसान की खोज में वो निकल गए और ये बहुत फेमस कहानी है, आपने भी कहीं ना कहीं सुन रखी होगी कि चाणक्य जब भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें बालकों की एक टोली दिखी खेलते हुए, जिसमें एक बालक जो था वो एक टीले के ऊपर बैठा हुआ था और राजा और राज दरबार का ये खेल खेल रहे थे। तो उसके दोस्तों को जो परेशानी थी वो उसके सामने आके वो बता रहे थे और वो राजा जो है टीले पे बैठ के, छोटा बच्चा था, इंसाफ कर रहा था। चाणक्य ने जब ये देखा तो वो बहुत ही प्रभावित हुए इससे और उस बच्चे के घर गए और उसके माता पिता से बात की कि मैं इसे ले जाना चाहता हूँ और मैं इसे फ्यूचर में जो है एक राजा बनाऊँगा। तो माता पिता ने खुशी खुशी उसको जो है गुरु के साथ भेज दिया। चाणक्य ने उस बच्चे को शास्त्र की सभी चीज़ों की शिक्षा दी, दीक्षा दी और उसके बाद उससे कहा कि आपको अब अपनी सेना बनानी होगी। उस बच्चे ने एक सेना बनाई, हालांकि अब वो जवान हो चुका था। उसने एक सेना बनाई और चाणक्य ने उससे कहा कि आपको मगध पे हमला करना है और घनानंद को उस राजगद्दी से हटाना है और एक जो है काबिल राजा उस जगह पे बैठना चाहिए जो पूरे आर्यवर्त को जो है अच्छी सुरक्षा प्रदान करे। उस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। यहीं से मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होती है। घनानंद को उसने हराया, गद्दी पे वो बैठा। सिर्फ घनानंद को नहीं हराया, घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की असली यात्रा जो है वो प्रारंभ हुई। चाणक्य के मार्गदर्शन में, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर के मंत्री, जिसको अलेक्जेंडर ने अपने राज्य को जितना भी उसने कब्ज़ा किया था उसको संभालने के लिए रखा था, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, उसको परास्त किया, उसको हराया। या आप बोल सकते हैं कि मॉडर्न डे अफ़गानिस्तान का एरिया, उसको हराया। बदले में निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह मौर्य के साथ करवाया और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है वो स्ट्रगल के लिए याद रखा जाता है और विजडम के लिए याद रखा जाता है। जिस तरीके से उन्होंने मौर्य डायनेस्टी को फैलाया और जिस तरीके से उन्होंने आसपास के राज्यों को एकत्र किया, एक किया, यूनाइट किया, उसके लिए याद किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हुए बिंदुसार, डायनेस्टी के राजाओं में बिंदुसार की गिनती थोड़े कम पॉपुलर राजाओं में आती है। रीज़न ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना कुछ अचीव कर लिया था कि बिंदुसार के पास अचीव करने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं और वो अपने पिता की तरह बहुत ज़्यादा आगे तक की सोच रखने वाले या बहुत बड़े योद्धा नहीं थे। बिंदुसार थोड़े अनपॉपुलर थे। मैं जो ये बात आपको बता रहा हूँ ये मैं अप्रॉक्सीमेटली 300 BC की बात बता रहा हूँ। तो बिंदुसार के कई बेटे हुए, जिसमें से एक था अशोक। तो अशोक बिंदुसार के बाद उन्होंने राजगद्दी संभाली। अशोक को कई कारणों से ग्रेट कहा जाता है, लेकिन जो सबसे यादगार मोमेंट उनके जीवन का रहा वो था द वॉर ऑफ कलिंग, जिसने अशोक के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। हालांकि इससे पहले भी अशोक ने बहुत शानदार काम किया था यूनाइट करने के लिए और मौर्य डायनेस्टी को बहुत आगे तक लेके गए, लेकिन कलिंग वॉर जो था वो टर्निंग पॉइंट था। तो ये वॉर कैसे टर्निंग पॉइंट है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो नोट्स मैं आपको भेज रहा हूँ उसको आप जल्दी से कंप्लीट करेंगे और डाउट जो भी होगा कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।